ऑलराइट गाइस, तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी नेहरू एरा के बारे में, जिसके अंदर हमने देखा था कि पोस्ट इंडिपेंडेंस आज़ादी के बाद हमारी कंट्री के सामने चैलेंजेस क्या क्या थे। लाइक इलिटरेसी, कम्युनल वायलेंस, हंगर, मास पॉवर्टी। आज क्या अपने इस वीडियो में बात करेंगे कि एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नेहरू जी ने कंट्री के लिए क्या क्या किया था, क्या क्या उनके अचीवमेंट्स थे। पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑब्वियसली हमारे पास कुछ ज़्यादा रिसोर्सेज थे नहीं और हम पूरी तरह से एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट थे। इंडस्ट्रीज का भी कुछ ज़्यादा बोलबाला नहीं था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे जो हमारी जो कह सकते हैं कि इकॉनमी थी, एक लो इकोनॉमिक कैपेसिटी थी। लाइक कि हम पूरी तरह से एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे और एग्रीकल्चर भी ऑब्वियसली जो हमारे किसान थे उस टाइम के इतना ही कर पाते थे कि वो अपना पेट भर सके। और मोर देन 80% हमारी पॉपुलेशन उस टाइम पे भूखमरी से जूझ रही थी। और नेहरू जी ने आते ही सबसे पहले क्या किया था कि लो इकोनॉमिक कैपेसिटी को प्लान्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट किया। प्लान्ड इकोनॉमी मतलब कि उन्होंने 5 इयर्स का प्लान लेके चलने का ट्राई किया। लाइक कि हम 5 साल में क्या करेंगे, कि लाइक फ्रॉम 1951 टिल 55 हम क्या करेंगे, 5 ईयर हम क्या करेंगे। तो इस तरह से उनकी ये प्लानिंग थी, तो जिसको 2015 के अंदर जाके नीति आयोग का नाम दिया गया। ऑब्वियसली ये नेहरू जी का ही एक सिस्टम बनाया हुआ था, जिसके अंदर हम 5 साल लेके हम प्लानिंग लेके चलते थे कि हम कंट्री में 5 साल के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए क्या करेंगे। तो इसी तरह से ही ये पूरा सिस्टम चलता आ रहा है। उसके बाद जो उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री की एक नींव रखना। लाइक ऑब्वियसली हमारा जो देश था पूरी तरह से रियासतों में बटा हुआ था और उस टाइम पे नेहरू जी एक बहुत पावरफुल राजनेता थे उस टाइम पे, और वो चाहते तो कंट्री को किसी भी डायरेक्शन में लेके जा सकते। बट उन्होंने जो किया वो हम आज भी ग्राउंड पे फील करते हैं। और इसी के चलते 1952 में फ्री फेयर इलेक्शन हुए और उस टाइम पे आज़ादी के बाद जो इलेक्शंस हुए पूरी दुनिया की जो आंखें थी हमारी कंट्री पे थी, जस्ट ये चेक करने के लिए जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए काम तो नहीं कर रहा है। बट उस टाइम पे 1952 में ये सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि बहुत सारी कंट्रीज ने कंफर्म किया था कि इंडिया के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं वो फ्री एंड फेयर एंड सक्सेसफुल रहे हैं उस टाइम पे। उसके बाद देखा जाए तो ऑब्वियसली हमारा इलेक्शन कमीशन था जो 1950s में बन के तैयार हो गया था। इसके अलावा भी उस टाइम पे नेहरू जी ने बहुत सारे गवर्नमेंट बॉडीज बनाई, बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस बनाए, जिसके अंदर हमारा ऑब्वियसली 1950 में जो बना था इलेक्शन कमीशन था। 1950 में ही हमारे IIT बन के तैयार हुआ था और उसी के बाद ही 1954 में NDA की स्थापना की। 1955 में भिलाई स्टील प्लांट का जो इनॉग्रेशन किया और 1956 में ONGC की स्थापना की और 1956 में ही एम्स की स्थापना की। उसके बाद DRDO की स्थापना 1958 में। 1961 में ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन की भी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की। एंड 1963 में भाखड़ा नंगल डैम की जो इनॉग्रेशन किया। उसके बाद एक जो सबसे बड़ी अचीवमेंट उनकी एक और थी जो थी इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। इसके अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ हमारे जो आयरन मैन वल्लभ भाई पटेल और VP मेनन जी का भी बहुत बड़ा हाथ था। ये एक बहुत बड़ा काम जो था उन्होंने किया था अपने टाइम में। ऑब्वियसली हमारी मोर देन 500 रियासतें थी उस टाइम पे और उन सब को एक सूत्र में बांधना, एक जगह पे इकट्ठा करना, ये कोई छोटा टास्क नहीं था। बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत टाइम भी लगा इन सबको, लेकिन ऑल द वे उन्होंने इस काम को बहुत ही बखूबी निभाया और हमारे देश को एक सूत्र में बांधा। इसके बाद नेहरू जी ने एक और जो बड़ा काम किया था वो किया था एग्रीकल्चर पे जोर देना। उनका ये कहना था कि हम हर चीज के लिए वेट कर सकते हैं लेकिन एग्रीकल्चर के लिए वेट नहीं कर सकते। तो इसीलिए उन्होंने अपने फर्स्ट प्लानिंग कमीशन में जो पहला उनका 5 ईयर का प्लान था उसके अंदर उन्होंने एग्रीकल्चर पे ही सबसे ज्यादा जोर दिया था। नेहरू जी एक सेकुलर सोच के आदमी थे। उनका ये कहना था कि जितने भी राजनेता हैं, जो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हैं, एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं, वो अपने आप को रिलीजियन से दूर करके रखें। एक बार की बात है कि हमारे उस टाइम के जो राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी, उनको सोमनाथ मंदिर की इनॉग्रेशन का न्योता मिला था 1951 में। बट पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनका विरोध किया था कि प्लीज आप उस इनॉग्रेशन पे ना जाएं, क्योंकि वो एक राष्ट्रपति के पद पे बैठे हैं और किसी रिलीजियस प्लेस पे जाना, रिलीजियस किसी बॉडी को इनॉग्रेट करना उनके जो
पद को शोभा नहीं देता। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी वैज्ञानिक सोच के आदमी थे और उसी के चलते ही उनके टाइम पे बहुत सारे साइंटिस्ट हुए थे। जैसे कि आप जानते हैं कि DRDO की उनकी स्थापना की थी और बहुत सारी रिसर्च में, बहुत सारे आविष्कारों में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। आप बहुत सारे देखा भी होगा कि बहुत सारे जो फेमस साइंटिस्ट हैं उन्हीं के टाइम पे निकले हैं जिनको हम आज भी जानते हैं। इन सब के साथ साथ नेहरू जी ने सबसे बड़ा काम जो किया था वो किया था PSUs बनाना। PSUs लाइन की बहुत सारी कंपनीज को उन्होंने अपने अंडर लिया था 1953 में, और जिसके अंदर ऑब्वियसली एयर इंडिया का किस्सा है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है अपने आप में। एक्चुअली जो सोच थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की उस टाइम पे, जो जिसके चलते हुए उन्होंने बहुत सारे PSUs बनाए, जितने भी बड़ी यूनिट्स थी, बड़े जिनसे उनको लगता था कि ये जो यूनिट हैं ये कंट्री को डेवलपमेंट में आगे हमारा सहयोग कर सकती हैं, तो उन्होंने उन सब को पब्लिक सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया था। GRD टाटा जी जो उस टाइम पे जिन्होंने एयर इंडिया बनाई थी और वही गवर्नमेंट के टेक ओवर करने के बाद वही उसके चेयरमैन बने थे, उन्होंने एक इंटरव्यू में बात कही थी कि उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से एक बार ये बात कही थी कि आपने जो कंपनीज पब्लिक सेक्टर में कन्वर्ट की हैं, हम उनसे प्रॉफिट कमा सकते हैं क्या? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने GRD टाटा सर से कहा था कि वो प्रॉफिट शब्द का उपयोग ना करें, ये बहुत ही गंदा वर्ड है। और ऑल द वे इस पर्टिकुलर लाइन को बहुत सारे सेक्टर्स में एक बिजनेसमैन लेवल पे, कंट्री लेवल पे अलग अलग माइंडसेट से देखा जाने लगा, और यही सोच उनकी दर्शाती थी कि वो सबको साथ लेके चलने वाले इंसान हैं। कंट्री की डेवलपमेंट वो सिर्फ किसी एक या दो या किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए काम नहीं करते, वो पूरी कंट्री के लिए काम करते हैं और पूरी कंट्री के प्रधानमंत्री हैं। तो यही जो कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने टाइम में कंट्री के लिए किया था, जिसका आज भी हम ग्राउंड पे इफेक्ट देखते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, बहुत जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, योर फैमिली, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड share our videos, and yeah, very soon we'll meet you in the next video. Till then, take care.